जीआईटी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग लेसन फर्स्ट को पढ़ रहे हैं, जो लेसन है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इस लेसन में हम लोग अकाउंटिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन कवर कर चुके हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है इस चीज को भी कवर कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ये भी बात कवर हो चुकी है। एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सब चीजें भी कवर हो चुकी हैं। और लास्ट डे के टॉपिक पर हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस कर रहे थे, तो यहीं से आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी तक इन सारे टर्म्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये सारी चीजें डिस्कस कर जा चुकी हैं। यहां से हम लोगों को स्टार्ट करना है जर्नल से। कल रिसीवेबल पेएबल तक हो गया था, आज जर्नल से स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। तो जर्नल क्या है? जर्नल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की एक ऐसी बुक है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। एक सिंगल बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने का प्रोसेस जर्नल एंट्री कहलाता है। तो ये जो जर्नल है, ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने वाली एक ऐसी बुक है जिसमें हम बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। इसको समझने के लिए जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं। जैसे सपोज करिए कि हम लोगों के पास जो नॉर्मल बुक होती है, हम कुछ ना कुछ उसमें भी अपना रिकॉर्ड करते हैं। सेम ऐसे हमारी जर्नल की बुक होती है जहां पर हम रो और कॉलम को बनाते हैं और रो और कॉलम में जो भी हमको रिकॉर्ड करना है सबको हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं इस तरीके से, जिसको हम लोग आगे कवर करेंगे। ये हम लोगों का डेट का कॉलम होगा, यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर की चीजें लिखेंगे, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट होने वाले अमाउंट को लिखेंगे और यह बुक हमारा कहलाएगा जर्नल बुक। तो जो भी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन सबसे पहले हमें जर्नल की बुक में रिकॉर्ड करने होते हैं और यहाँ पर जर्नल की बुक में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं वो डेट वाइज रिकॉर्ड होते हैं। यानी जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल को हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, फिर 2 अप्रैल, फिर 3 अप्रैल, इस प्रकार एक एक करके हम सारे ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। यानी टैली में जैसे आप लोगों को डे बुक दिखता है ना, सेम ऐसे जो है जर्नल की बुक होती है जो हमारी प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स होती है और इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को यहीं पर रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। दूसरी चीज, एक सिंगल बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने का प्रोसेस जर्नल एंट्री कहलाता है। जब हम किसी ट्रांजैक्शन को इस बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो यह प्रोसेस हमारा जर्नल एंट्री कहलाता है। नेक्स्ट चीज हम लोग को समझना है लेजर क्या होते हैं। तो जर्नल में जो हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं इसको डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं और डेट वाइज ट्रांजैक्शन में सभी पार्टियों के लेजर उपलब्ध रहते हैं, सभी पार्टियां इसमें जो है अवेलेबल रहती हैं। लेकिन अगर हम ये चाहें कि किसी पर्टिकुलर अकाउंट का एक समरी तैयार करें, किसी पर्टिकुलर अकाउंट का एक समरी तैयार करें, उनके ट्रांजैक्शन को फिल्टर करके अलग एक बुक में लिखें, उसके लिए हमें जर्नल की लेजर की बुक बनानी। यानी जर्नल एंट्री से जो ट्रांजैक्शन हमें फिल्टर करके अलग लाने हैं, एक जैसे ट्रांजैक्शंस को एक जगह पर लाना है, उनको इस जर्नल की बुक से फिल्टर करके हम लेजर की बुक में लेकर आते हैं। तो जर्नल लेजर क्या है? जनरल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने वाली एक ऐसी बुक है जिसमें हम जनरल एंट्रीज को अकाउंट्स में क्लासिफाइड करते हैं। जनरल बुक से ट्रांजैक्शन को क्लासिफाइड करने का यह प्रोसेस लेजर पोस्टिंग कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी हमने रमेश के ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड किया, सुरेश के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, दिनेश के ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड किया। अब हमें यह जानना है कि रमेश के ट्रांजैक्शंस की समरी क्या है जिससे उसके अकाउंट का स्टेटमेंट तैयार किया जा सके। तो हम रमेश का जो भी ट्रांजैक्शन की समरी होगी, केवल रमेश के ट्रांजैक्शन को फिल्टर करेंगे और वो ट्रांजैक्शन फिल्टर करके हम अपनी लेजर की बुक में लाएंगे। ये हमारी लेजर की बुक, ठीक है, ये हमारी लेजर की बुक है और ये हमारी जनरल की बुक है। तो जनरल की बुक में जो एक जैसे ट्रांजैक्शन है, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से संबंधित है, किसी पर्टिकुलर अकाउंट से संबंधित है,
वो सारे ट्रांजेक्शन को हम यहाँ से फिल्टर करके लेजर की बुक में लेकर आएंगे। तो जनरल की बुक में हम सारे अकाउंट्स के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जबकि लेजर की बुक में हम पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं, जो जिस ट्रांजेक्शन की समरी हमको तैयार करनी है। तो ये हमारा, अब जनरल की बुक से ट्रांजेक्शंस को लेजर की बुक में लाने का जो प्रोसेस होता है, वह प्रोसेस हमारा कहलाता है जर्नल एंट्री। ठीक है, तो ये हो गया जर्नल की बात और लेजर की बात। इन्हें आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, लेजर की पोस्टिंग कैसे करते हैं, ये चीजें आगे की हैं, उनको हम डिटेल में फिर आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है कि आपके बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं और बिजनेस में जितनी भी लायबिलिटी है, उन सारे एसेट्स और लायबिलिटी की एक समरी होती है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। यह एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। देखिए इसके बारे में क्या लिखा गया है, द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल, यानी एसेट्स और लायबिलिटी और कैपिटल की जो रिलेशनशिप है, उसे एक इक्वेशन के रूप में व्यक्त किया जाता है। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। ठीक, और वह इक्वेशन हमारा कहलाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। According to this equation, assets of the business are always equal to the total of its liability and capital. यानी किसी भी बिजनेस का जो एसेट्स होता है, किसी भी बिजनेस का जो एसेट्स होता है, ये बिजनेस है, इस बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं वह उसकी लायबिलिटी और कैपिटल के योग के बराबर होते हैं। किसी भी बिजनेस के जो भी एसेट्स हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि जो बिजनेस का हमारे एसेट्स है वह इक्वल टू है किसके, लायबिलिटी के प्लस कैपिटल। और यह समीकरण जो है हमारा कहलाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। किसी बिजनेस के जो भी एसेट्स हैं वह उसकी लायबिलिटी और कैपिटल के योग के बराबर होते हैं। यह बात ईच एंड एवरी कंडीशन में लागू होती है। हर स्थिति में जो है जितने भी बिजनेस के एसेट्स हैं वह लायबिलिटी और उसके कैपिटल के योग के बराबर। इट इज आल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट इक्वेशन। इसे हम बैलेंस शीट का इक्वेशन भी कहते हैं। यानी चाहे हम अकाउंटिंग इक्वेशन बोले या फिर बैलेंस शीट का इक्वेशन बोले, दोनों चीजें बिल्कुल सेम। इसी को अकाउंटिंग इक्वेशन भी बोलते हैं और बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि जो बैलेंस शीट हमारी होती है वह बैलेंस शीट भी कुछ इसी तरीके से बनाई जाती है। बैलेंस शीट में भी एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल को ही रिकॉर्ड किया जाता है। ये बैलेंस शीट का जो लेफ्ट साइड का हिस्सा होता है यह हमारा होता है कैपिटल का प्लस लायबिलिटी, और ये जो राइट साइड का हिस्सा होता है ये हमारा होता है एसेट्स। और कैपिटल लायबिलिटी का जो टोटल योग है, ये जो टोटल है इसका, और जो एसेट्स के टोटल है, ये दोनों हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोला जाता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि बैलेंस शीट इक्वेशन क्या है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो बैलेंस शीट का इक्वेशन है वही आपका अकाउंटिंग का इक्वेशन। तो आप उसमें आंसर यही देंगे कि एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इस इक्वेशन के अनुसार किसी भी बिजनेस में जो एसेट्स हैं वह उस बिजनेस की लायबिलिटी और कैपिटल के योग के बराबर होते हैं, और इसे बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है। ठीक, अब यहां तक आई होगा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हो रहा तो आप क्वेश्चन अपने भेजिए, अभी थोड़ी देर में उन क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना है हम लोगों का, वो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बगैर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझे अकाउंटिंग करना बहुत ही गलत है।
क्योंकि जब तक हम किसी अकाउंटिंग कंसेप्ट को समझेंगे नहीं तब तक हम अकाउंटिंग को पूरी अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। पहले के समय में यह हम लोग लेसन में नहीं रखे थे, लेकिन इस बार 1 अप्रैल 2020 से जो नया सिलेबस अपना है, जो नया सत्र शुरू हो रहा है, उसमें अकाउंटिंग कंसेप्ट को रखा गया। तो आइए हम लोग एक एक करके कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एक कॉमन यूनिट से मेजरमेंट किया जाता है जिसे मनी कहते हैं। यानी बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन है उसे हम बिजनेस का ट्रांजैक्शन तब मानेंगे जब उसको एक मनी के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, व्यक्त किया जा सके। जैसे मैंने ये बोला कि रमेश को माल बेचा, तो यह हमारा बिजनेस का ट्रांजैक्शन तब तक नहीं माना जाएगा जब तक हम ये ना बताएं कि रमेश को कितने रुपए का माल बेचा। यानी हर बिजनेस के ट्रांजैक्शन में रुपीज होना जरूरी, उसको एक मनी के मेजरमेंट में कॉन्सेप्ट करके। जैसे अपनी इंडियन करेंसी रुपीज है, तो उस तरह से हर बिजनेस में एक रुपीज का ऑप्शन होना जरूरी है। जैसे हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं ना, तो वहां पर भी आप लोग याद होगा कि डेबिट लिखते हैं और क्रेडिट लिखते हैं, और उस डेबिट और क्रेडिट के नीचे हम उसका अमाउंट लिखते हैं कि डेबिट कितने रुपए से हो रहा है और क्रेडिट कितने रुपए से हो रहा है। अगर ये रुपए का ऑप्शन ना हमें पता हो तो हम उसको बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे और उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड कर सकते। यानी बिजनेस का ट्रांजैक्शन हम उसको तब मानेंगे जब किसी ट्रांजैक्शन को मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके, पैसों के रूप में उसको व्यक्त किया जा सके। ऐसे ट्रांजैक्शन जिसे मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके या मेजरमेंट किया जा सके, उसे ही केवल बिजनेस ट्रांजैक्शन माना जाएगा और उसे ही केवल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे किसी कंपनी में अगर एम्प्लॉय है, ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। चलिए, इसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन छोटा सा बना रखा था, ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट भी नहीं हो पाया था। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे कोई एम्प्लॉय है हमारा और वह एम्प्लॉय हमारा सेल्समैन, कोई भी एम्प्लॉय है हमारा वह सेल्समैन है, तो सेल्समैन ने पर्टिकुलर मंथ में कितने रुपए का सेल किया, ये तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है। सेल्समैन ने कितने रुपए का सेल किया, यह तो हम जो है इसको तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन उस सेल्समैन की ऑनेस्टी क्या है, उस सेल्समैन का एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन क्या है, इन सारी चीजों को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम केवल और केवल उस सेल्समैन का उस सेल्समैन की जो सेल्स है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये इसलिए लिखा गया रिकॉर्ड ओनली सेल्स अमाउंट, हम उसके सेल्स के अमाउंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैन नॉट रिकॉर्ड ऑनेस्टी, उसकी जो ऑनेस्टी है उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, उसकी स्किल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, वह हमारा स्किल्ड है अनस्किल्ड है, इस चीज को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट रिकॉर्ड हाइट एंड अदर फीचर्स, हम उस एम्प्लॉय के हाइट या जो दूसरे फीचर्स है उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है, मेन इसका मतलब ये है कि आप जो है केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसे मनी के रूप में समझा जा सके, एक्सप्रेस किया जा सके। तो जिन चीज को मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, हम केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं।
एग्जाम्पल यहाँ पर भी देखिए दे रखा है, जैसे कोई सेल्समैन किसी पर्टिकुलर दिन में कितने अमाउंट का गुड सेल करता है, केवल इस अमाउंट को ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेटिस्फैक्शन को मनी के रूप में मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब सेकेंड कॉन्सेप्ट हम लोगों का है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसके लिए भी एक प्रेजेंटेशन है, हम लोग चलते हैं उस प्रेजेंटेशन पर। जैसे ध्यान दीजिए, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बताता है, जैसे एज्यूम करिए कि गोपाल है, गोपाल जो है किसी बिजनेस का प्रोपराइटर है और गोपाल ने एक बिजनेस को ओपन कर रखा है और उस बिजनेस का नाम है गोपाल स्वीट्स। तो गोपाल स्वीट्स उसका बिजनेस है और गोपाल उस बिजनेस का मालिक है, इसको हम लोग प्रोपराइटर बोलते हैं। अब गोपाल का एक फ्रेंड है सुरेश, ठीक। अब गोपाल ने जो भी पैसा बिजनेस में लगाया बिजनेस की स्टार्टिंग करने के लिए, उस पैसे को बोला जाएगा कैपिटल। फिर सुनिए, गोपाल बिजनेस का प्रोपराइटर है, गोपाल स्वीट्स उसके बिजनेस का नाम, उसकी शॉप है, कोई दुकान है उसका नाम, और सुरेश गोपाल का फ्रेंड है। अब गोपाल ने एक कैपिटल लगाया, पूंजी लगाया बिजनेस को स्टार्ट करने, ठीक। तो जो पैसा गोपाल लगाएगा उस पैसे को बोला जाएगा कैपिटल, क्योंकि यह बिजनेस का प्रोपराइटर है। और हम कैपिटल की डेफिनेशन जानते हैं, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा उस बिजनेस में लगाया जाता है वह उसका कैपिटल कहलाता है, ठीक। यहां तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अगर सुरेश उस बिजनेस में कोई पैसा लगाएगा तो वह पैसा जो है बिजनेस में एक प्रकार का लोन कहलाएगा, वह पैसा बिजनेस में एक प्रकार का लोन कहलाएगा। गोपाल ने जो पैसा दिया वो कैपिटल हो गया, सुरेश ने जो पैसा बिजनेस को दिया वो लोन हो। क्यों? क्योंकि सुरेश एक आउटसाइड पार्टी है, सुरेश एक बाहर का व्यक्ति है और प्रोपराइटर जो है गोपाल जो है बिजनेस का प्रोपराइटर, बिजनेस का मालिक। इसलिए मालिक के द्वारा जो पैसा लगाएगा वो कैपिटल के अंतर्गत रिकॉर्ड किया जाता है और सुरेश के द्वारा जो पैसा लगाया जाएगा यह जो है लोन के अंतर्गत रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ईच एंड एवरी कंडीशन में गोपाल एक अलग एंटिटी है और गोपाल स्वीट्स एक अलग एंटिटी है। ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं, हमेशा हमें इन दोनों को अलग करके रखना है। इसलिए इन दोनों के बीच में एक बड़ी सी लाइन खींच दी गई है कि गोपाल स्वीट्स अलग है और गोपाल अलग है। तो गोपाल स्वीट्स को हम एक अलग पर्सन मानकर चलेंगे, एक आर्टिफिशियल पर्सन मानकर हम चलेंगे कि गोपाल स्वीट्स एक आर्टिफिशियल पर्सन है और ये हमारा गोपाल एक नेचुरल पर्सन, और ये दोनों हमेशा अलग है। हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसके लिए मेंटेन करते हैं? हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो मेंटेन कर रहे हैं वो गोपाल के लिए नहीं कर रहे हैं, हम उसको गोपाल स्वीट्स के लिए कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? हम जो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वह गोपाल स्वीट्स के लिए करते हैं, ना कि गोपाल के लिए करते हैं। तो इससे क्या क्या चीजें क्लियर हो रही हैं? सबसे पहली चीज है गोपाल स्वीट्स इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। गोपाल स्वीट्स एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि नेचुरल तो हो नहीं सकता, क्योंकि गोपाल स्वीट्स बोल नहीं सकता, गोपाल स्वीट्स कोई इंसान थोड़ी है। दूसरी चीज, वी मेंटेन बुक्स फॉर गोपाल स्वीट्स। हम जो अपनी बुक्स मेंटेन करते हैं वो गोपाल के लिए नहीं करते हैं, गोपाल स्वीट्स के लिए करते हैं। ये चीज ध्यान में आपको रखना है। तीसरी चीज, कैपिटल एंड लोन बोथ कंसीडर एज लाइबिलिटी ऑफ गोपाल स्वीट्स। जो कैपिटल है और जो लोन है उसे गोपाल स्वीट्स की लाइबिलिटी के रूप में बुक किया जाए। यानी जो कैपिटल दिया गया प्रोपराइटर के द्वारा और जो लोन दिया गया सुरेश के द्वारा, यह दोनों बिजनेस पर एक लाइबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस को आज नहीं तो कल अपने प्रोपराइटर का भी पैसा देना है और उसका जो लोन का अमाउंट सुरेश से लिया गया है वह भी पैसा उसको देना। इसलिए जब हम फाइनेंशियल ईयर के एंड होने पर जब अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे
तो उस बैलेंस शीट में जो कॉलम बनाएंगे लायबिलिटी का, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी बैलेंस शीट है और इस बैलेंस शीट में ये मान लेते हैं कि ये हमारी लायबिलिटीज है और ये हमारे एसेट्स। इसमें जो कॉलम बनाएंगे तो लायबिलिटी के कॉलम में हमारा जो है कैपिटल का भी अमाउंट होगा और जो लोन लिया जा रहा है ये दोनों अमाउंट, इसलिए इन दोनों अमाउंट को हम लायबिलिटीज की कॉलम में अपने शो करेंगे। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ईच एंड एवरी कंडीशन में हम गोपाल को अलग कंसीडर करेंगे और गोपाल स्वीट्स को अलग मानकर ही एंट्री करेंगे। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो गोपाल स्वीट्स के लिए मेंटेन करते हैं, ना कि गोपाल के लिए करते हैं। ठीक, क्लियर है? इतनी चीज समझ में आ गई? चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये हो गया हमारा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। एक बार दोबारा देखें इस कॉन्सेप्ट को। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी बिजनेस को एक एंटिटी के रूप में देखा जाता है जो कि अपने ऑनर से बिल्कुल अलग एंटिटी है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस एक अलग एंटिटी है और उसका मालिक एक अलग एंटिटी है और हमेशा इन दोनों को अलग मानकर ही अपना अकाउंटिंग करें। हम कभी भी गोपाल और गोपाल स्वीट्स को एक नहीं मानेंगे, हम इन दोनों को हमेशा डिफरेंट रखेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम यह मानकर अकाउंटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहेगा तथा बिजनेस को निकट भविष्य में बंद करने की कोई भी संभावना नहीं। हमारा जो भी बिजनेस है, हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो हम बिल्कुल पॉजिटिव सोचते हैं। पॉजिटिव ये सोचते हैं कि जो मेरा बिजनेस है ये एक लंबे समय तक चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। नियर फ्यूचर में हमें इसे बाइंड अप नहीं करना है, क्लोज नहीं करना है, ऐसा एज्यूम करके हम चलेंगे। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहेगा और इस बिजनेस को निकट भविष्य में बंद करने की कोई संभावना नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है इसे हम कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। जैसे कि यदि कोई कंपनी किसी प्लांट या मशीनरी को बनाने में होने वाली लागत को सेम ईयर को ध्यान में रखकर नहीं बनाती। जैसे मान लो कि मेरा कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, मैं कोई फैक्ट्री बनाता हूं ना, कोई मशीन खरीदता हूं, तो मैं ये थोड़ी सोच के खरीदता हूं कि मशीन केवल 1 साल तक चलेगी, 1 साल बाद वो मशीन फेंक दी जाएगी, केवल इसका पैसा 1 साल तक ही यूटिलाइज हो सकता है। ऐसा नहीं, हम तो ये मान के चलते हैं कि ये मशीन कम से कम 10 साल 20 साल तक चलेगी। हमने कोई बिल्डिंग लिया अपने बिजनेस के लिए, तो ये मान के चलते हैं कि बिल्डिंग हमारा बिजनेस में 100-200 साल तक चलता रहेगा, वह कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा एज्यूम करके चला जाता है। ठीक है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलेगा और निकट भविष्य में यह कभी भी बंद होने की इसकी संभावना नहीं है, इसलिए इसे कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि कोई कंपनी किसी प्लांट या मशीनरी को बनाने में जो लागत लगाती है वह लागत सिर्फ इसलिए नहीं लगाती कि केवल 1 साल तक इस मशीन का यूटिलाइजेशन हमें करना, वो ऐसा सोच कर चलती है कि मशीन हमें एक लंबे समय तक बेनिफिट देगी। तो यह कॉन्सेप्ट हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहलाता है। ठीक, अब अगला कॉन्सेप्ट हमारा है, यहां पर आप एक चीज ध्यान देंगे कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को ही कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। तो चाहे गोइंग कंसर्न की बात हो या कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट की बात हो, ये दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। सेम ऐसे जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी भी एसेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट मानकर ही रिकॉर्ड किया जाता है। जो भी हमारे एसेट्स हैं हम हमेशा उसको ओरिजिनल कॉस्ट मानकर ही रिकॉर्ड करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जिस कॉस्ट में उसको परचेज किया गया। जैसे मान लीजिए कि मैंने
2015 में 2015 में एक लैंड परचेज किया जिसकी कीमत थी 10 लाख रुपए। ठीक, 2015 में मैंने 10 लाख रुपए का एक लैंड परचेज किया और आज की डेट में यानी 2020 में इस लैंड की कीमत हो गई 50 लाख। ऐसा मानकर चलते हैं कि एक लैंड है जिसको मैंने 2015 में 10 लाख रुपए का खरीदा था और 2020 में इसकी कीमत हो गई 50 लाख। ठीक, तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब हम 2020 की बुक्स बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम इस लैंड की कीमत 50 लाख रुपए वहां पर शो नहीं करेंगे, हम उसकी ओरिजिनल कॉस्ट में ही शो करेंगे जो कि 10 लाख रुपए। हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसको 10 लाख रुपए का जो अमाउंट है उसको 40 लाख रुपए से क्रेडिट कर देंगे और बढ़ा के इसको 50 लाख रुपए कर देंगे। नहीं, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है उसी कॉस्ट में ही उसको हम एज्यूम करके मान के चलेंगे, ना कि उसकी करंट मार्केट वैल्यू में जो है उसको। भले इस बिजनेस की, इस लैंड की करंट मार्केट वैल्यू 50 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम जितने रुपए हम उसको परचेज किए थे हम उतना ही रुपए मानकर चलेंगे। ठीक है, ये हमारा बताता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। यानी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जितने भी एसेट्स होंगे उसको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे, जिस कॉस्ट में हमने उसको परचेज किया था। उसको ये नहीं देखेंगे कि आज की डेट में इस एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है तो चलिए हम भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इस एसेट्स को बढ़ा लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट में ही हमेशा शो करेंगे। चलिए, ओरिजिनल कॉस्ट, ये कॉस्ट कंसेप्ट के बाद अब हम लोग समझते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष हमेशा डेबिट में होगा और दूसरा पक्ष हमेशा क्रेडिट में होगा। इन दोनों पक्षों की वैल्यू हमेशा बराबर होती है, अर्थात डेबिट पक्ष की टोटल वैल्यू क्रेडिट पक्ष की टोटल वैल्यू के बराबर होती है। समझ आ रहा है ना? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, इसको ड्यूअल एंट्री सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो पक्ष होते हैं, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो हिस्से हैं। ठीक, एक पक्ष उसका डेबिट का होता है तो दूसरा पक्ष उसका क्रेडिट का होता है। अब डेबिट क्रेडिट क्या होता है अभी आगे की क्लास में हम लोग सीखेंगे, अभी सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। इन दोनों पक्षों की वैल्यू हमेशा बराबर होगी, डेबिट की कितनी वैल्यू है और क्रेडिट की कितनी टोटल वैल्यू है, ये दोनों हमेशा बराबर होगी। ठीक, जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, व्हेन वी परचेज गुड्स फॉर कैश, जब हम गुड्स को खरीदते हैं फॉर कैश मतलब नगद खरीदते हैं, इट रिसीव गुड्स ऑफ द सेम वैल्यू एंड द गिव कैश ऑफ इक्वल वैल्यू। तो हम जितने रुपए का गुड्स खरीदते हैं उतने रुपए ही कैश से पेमेंट करते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर एक ट्रांजैक्शन दिया है, परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी नगद गुड्स, नगद जो है गुड्स मतलब माल खरीदा, इसका मतलब यही है। यानी हम किसी बिजनेस में, हम किसी व्यापार में जाते हैं, पैसा देते हैं और गुड्स खरीदकर वहां से ले आते हैं। अब देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनकी एंट्री कैसे होगी, हम देखेंगे तो पहले तो हमारा सेल्स का अकाउंट बनेगा, सॉरी पहले तो हमारा परचेज का अकाउंट बनेगा। ठीक, और दूसरा अकाउंट हमारा क्या बनेगा, दूसरा अकाउंट हमारा बनेगा कैश। एक परचेज का अकाउंट हम बनाएंगे क्योंकि सामान खरीदा जा रहा है और दूसरा बनेगा कैश। अब कैश को जो हम चेक करेंगे तो कैश एक प्रकार का एसेट्स है, ठीक, और परचेज एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से हम इसको डेबिट करेंगे और कैश बिजनेस से जा रहा है इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो जितने रुपए से हम परचेज को डेबिट करेंगे उतने रुपए से ही कैश को क्रेडिट करेंगे। यानी हर ट्रांजैक्शन में दो पक्ष अपने आप आपको सामने नजर आएंगे,
एक डेबिट होगा और क्रेडिट होगा, दोनों का अमाउंट भी सेम होगा। अब ये कॉन्सेप्ट अगर उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है तो जब हम लोग ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे उस समय ये कॉन्सेप्ट हम लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक एक ट्रांजेक्शन में हम इस कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमारा इंप्लीमेंट हो रहा है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हम लोगों के ये पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट जो है इसे टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, जिसके अनुसार सभी बिजनेस इंटरप्राइजेज को एक निर्धारित समय अंतराल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करना ही होता है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड को अपेक्षाकृत शॉर्ट रखना चाहिए, जिससे कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को आसानी से मेजर और कंपेयर किया जा सके। फिर से समझिए, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट को हम टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। यह कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि हम अपने बिजनेस की जो अकाउंटिंग कर रहे हैं उसमें एक निर्धारित समय के बाद हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। एक निश्चित समय का मतलब कि किसी भी फिक्स टाइम इंटरवल, वह टाइम इंटरवल आपका मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस नीड, आपकी बिजनेस की जरूरत के अनुसार। अगर बिजनेस आपका बहुत बड़ा है, ठीक, तो आपको यह सजेस्ट किया जाता है कि आप जो है अपना मंथली प्रिपेयर करिए। इससे फायदा क्या रहता है, जब हमको ये पता चल जाएगा मंथली प्रिपेयर करने से, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये फाइनेंशियल ईयर है, ये फाइनेंशियल ईयर है 2020-21, 2020-21 हमारा फाइनेंशियल ईयर है। इस फाइनेंशियल ईयर में सबसे पहला मंथ है अप्रैल। अब जब हमें ये पता चल जाएगा कि अप्रैल के महीने में मेरा सेल्स कितना था, ठीक, फिर जब हम उसको मई के महीने में भी हम निकालेंगे कि मई के महीने में भी हमारा सेल्स कितना था, तो जब इस तरीके से हम निकालेंगे तब तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि हमारा अप्रैल में सेल कितना था और मई में सेल कितना है। अगर मई में सेल कम हुआ है तो क्यों कम हुआ है, उसके प्रॉब्लम को, उस चीज को एनालाइज कर पाएंगे कि ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी वजह से मई के महीने हमारी सेल्स कम हुई। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को तैयार करने का बेनिफिट यही होता है, इससे बिजनेस की परफॉर्मेंस का आकलन किया जा सकता है कि बिजनेस मेरा ग्रो कर रहा है या बिजनेस लॉस में जा रहा है, परफॉर्मेंस की रेट क्या है या लॉस की रेट क्या है। ठीक, और इसको आपस में कंपेयर भी किया जा सकता है कि मेरे बिजनेस में जो अप्रैल महीने की सेल है वो मई महीने की सेल से कम है या ज्यादा है। तो यह टाइम आपको छोटा रखना चाहिए। अगर बहुत बड़ा बिजनेस है तो आप कोशिश करिए कि मंथली इसको कंपेयर कर सके, जिससे बिजनेस में होने वाले लॉसेज को कंट्रोल किया जा सके, उसे बचाया जा सके। ठीक, अगर आपका बिजनेस छोटा है तो कम से कम एक साल में आपको जरूर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर लेना चाहिए, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट ईयर की स्टेटमेंट से टैली जरूर करना चाहिए, मैचिंग जरूर करना चाहिए कि लास्ट ईयर मुझे प्रॉफिट कितना हुआ था, करंट ईयर मेरा प्रॉफिट कितना है, लास्ट ईयर मेरी सेल कितनी थी, करंट ईयर में सेल कितनी थी, लास्ट ईयर मेरी परचेज कितनी थी, करंट ईयर में परचेज कितनी थी। तो जब तक ये चीजें आप कंपेयर नहीं करेंगे तब तक आप ना तो बिजनेस की परफॉर्मेंस को समझ पाएंगे और ना बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को एनालाइज कर पाएंगे। जो बिजनेस हम करते हैं उसका एक उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य होता है बिजनेस में प्रॉफिट, और प्रॉफिट जनरेट करने के लिए हमें लास्ट ईयर कंपेयर करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू अगर हम आप लोगों को समझाएं, तो अगर आपका मंथली टेस्ट होता है और आप ये कंपेयर करें कि जनवरी के महीने में मेरे टेस्ट के नंबर कितने आए और मार्च के महीने में टेस्ट के नंबर कितने आए, तो जब तक इन दोनों मंथ को आप कंपेयर नहीं करेंगे तब तक आप नेक्स्ट मंथ में अच्छी परफॉर्मेंस कैसे देंगे। अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए जरूरी है कि दोनों रिजल्ट आपके सामने लाए जाएं। रिजल्ट सामने तब आएंगे जब हम रिजल्ट को प्रिपेयर करेंगे, रिजल्ट को बनाएंगे। इसलिए यह कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
समझने के लिए और बिजनेस में इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं कि कितने लोगों के क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, जो डाउट्स आए हैं उन डाउट्स को क्लियर किया जाए सबसे पहले। सुनील प्रजापति गुड मॉर्निंग बोले, गुड मॉर्निंग आपको। अगला है सर, आप बहुत लेट से क्लास चलाए हैं। नहीं बाबू, 15 मिनट लेट हो गया था, वो नेटवर्क की प्रोसेसिंग की वजह से लेट हो जाता है। वेबिनार हमारा 9 AM पर स्टार्ट होता है, बट वो आपकी स्क्रीन तक आते आते उतना टाइम लग जाता है। सर आवाज नहीं आ रहा है, अगर आवाज नहीं आ रहा है तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, आप अपने ऐप को ओपन करेंगे, ऐप को ओपन करने के बाद आप दाहिने तरफ सबसे ऊपर की तरफ देखेंगे 3 डॉट्स बने हुए, और वह डॉट्स आपके, जैसे उस डॉट्स पर आप क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑडियो ऑप्शन, आपको उस ऑडियो ऑप्शन पर क्लिक करना है और एक बार डिस्कनेक्ट कर लेना फ्रॉम ऑडियो से। ऑप्शन आपको मिलेगा डिस्कनेक्ट फ्रॉम ऑडियो, ऑडियो आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर आपको कनेक्ट करना है कनेक्ट टू इंटरनेट ऑडियो। इस तरह से जो ऑडियो की समस्या आ रही है, जो ऑडियो की गैपिंग आ रही है, ओवरलैपिंग आ रही है, ये आपकी समस्या दूर हो जाएगी। आज वॉइस की दिक्कत ज्यादा लोगों के साथ है, सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, आवाज की दिक्कत ज्यादा लोगों के साथ है। अच्छा, नेहा सिंह का क्वेश्चन है, सर गोपाल स्वीट्स क्या है? यह गोपाल के द्वारा बनाई गई एक फर्म है, एक दुकान समझ लीजिए कि गोपाल बिजनेस का मालिक है, दुकान गोपाल स्वीट्स का जो एक प्रकार का बिजनेस है, तो यह एक अलग एंटिटी मानेंगे और गोपाल को अलग एंटिटी मानकर ही चलेंगे। रही बात जो वॉइस की दिक्कत आ रही है, उसको जो है देखा जाए कि वॉइस में क्या है। उत्कर्ष राज त्रिपाठी का क्वेश्चन है, गुड मॉर्निंग सर, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट को और एक बार रिपीट कर दिया जा रहा है। फिलहाल जो वॉइस की दिक्कत है उसके लिए भी हम देख ले रहे हैं कि हमारे लेवल से कहीं वॉइस में दिक्कत तो नहीं है। जरा एक बार आप लोग चेक करें, क्या वॉइस क्लियर आ रही है कि अभी भी किसी को वॉइस की दिक्कत है? अभी जिसको जिसको वॉइस की दिक्कत आ रही है वो थोड़ा सा रिप्लाई करे। क्या नेटवर्क बेहतर होने के बाद भी वॉइस की दिक्कत आ रही है? काजल मोदरवाल, अभी काजल मोदरवाल ने बोला कि सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप लोग जो मैंने एप्स का बताया है उसको एक बार ट्राई करिए, क्योंकि एप्स की सेटिंग में जाकर जो वॉइस को सही करना है उसको एक बार चेक करिए। वॉइस तो क्लियर आनी चाहिए।
देखिए, जिनके लिए वॉइस की दिक्कत आ रही है, उनके लिए एक ही विकल्प है कि वो जो रिकॉर्डिंग हम भेज रहे हैं आपको ग्रुप में, उस रिकॉर्डिंग को देखें। नासरीन का जवाब आया है, सर वॉइस की प्रॉब्लम अपने आप नेटवर्क की वजह से हो रहा है, आपकी तरफ से क्लियर वॉइस है। मुझे भी यही लग रहा है कि क्योंकि यहाँ से वॉइस तो मेरा सही सुनाई दे रहा है, मैं एक दूसरे फोन में लॉगिन करके देख रहा हूँ, वहां पे आवाज सही आ रही है। नेटवर्क की वजह से ही है वॉइस की दिक्कत। अगर नेटवर्क सही होगा तो वॉइस क्लियर आएगी, आप लोगों की डेफिनेटली आएगी, क्योंकि बाकी कोई दिक्कत यहाँ से नहीं लग रही है, हमारी तरफ से तो ठीक है। बैजू कुमार सिंह का कहना है कि सर हमारे पास आवाज ठीक आ रही है। देखिए, वॉइस यहाँ से ठीक जा रही है, आप लोग एक बार नेटवर्क को देखें कि नेटवर्क में जो भी आप लोग अपने लेवल का सुधार कर सकते हो, आप ऐसे सिम का इस्तेमाल करें जो आपके क्षेत्र में अच्छा नेटवर्क देता हो। ठीक ऐसे स्थान का सिलेक्शन करें जहां पर आवाज जो है आपको साफ सुनाई दे, तो आपको क्लास का कुछ बेनिफिट मिलेगा। और अगर ये आवाज फिर भी नहीं आप लोगों को सुनाई दे रही है, तो आपके लिए एक ही विकल्प है कि जो क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेजी जा रही है, उस रिकॉर्डिंग को आप अच्छे से एक बार सुने तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट को एक बार और रिवीजन कर दे रहे हैं। उत्कर्ष राज त्रिपाठी का क्वेश्चन था, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट को सर एक बार दोबारा समझाइए। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार दोबारा समझते हैं। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि हम अपने बिजनेस इंटरप्राइजेस की जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, उससे हमें फाइनल स्टेटमेंट का मतलब अपने ट्रायल बैलेंस को बनाना, अपने बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना, यह हमारे लिए जरूरी होता है। और यह हमें जितने कम से कम टाइम इंटरवल हो उसके दौरान जरूर बना लेना चाहिए। ठीक, क्योंकि जितना ही टाइम इंटरवल कम होगा, उतनी ही अच्छी बिजनेस की परफॉर्मेंस को हम क्लियर कर पाएंगे। मैं एक बार दोबारा आप लोगों को एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि किसी फाइनेंशियल ईयर में ये जो है मई का मंथ है, ठीक, और ये जून का मंथ है। अगर हम ये पता करें कि मई के महीने में हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ, और फिर जून में भी ये पता करें कि जून में प्रॉफिट कितना हुआ, तो जब हम मई और जून को दोनों एक साथ देखेंगे, तब हम जजमेंट ले पाएंगे कि मई और जून में प्रॉफिट का डिफरेंस क्यों आ रहा है। या सेल्स को ही ले लेते हैं, जब हमें ये पता चल पाएगा कि मई में मेरी सेल्स कितनी थी और जून में मेरी सेल्स कितनी थी, और जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, तब तो हम एक जजमेंट ले पाएंगे कि हमारी सेल कम क्यों हो रही है और हमारी सेल बढ़ क्यों रही है। इसके लिए जब हमें ये प्रॉफिट पता करना हो, प्रॉफिट पता करने के लिए या सेल्स पता करने के लिए हमें अपना जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना जरूरी होता है। जब तक हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार नहीं करेंगे, तब तक हम जो है इस इस तरह प्रॉफिट और सेल्स को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो अपने रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए, बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम शॉर्ट टाइम इंटरवल में अपने जो है बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करें। और देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आप लोग के आए हैं। और किसी आज की क्लास में जो भी बताया गया है, अगर किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए।
अक्षय कुमार चौहान पूछ रहे हैं सर ऑनलाइन क्लास का रिजल्ट भी मिलेगा क्या? नहीं, ऑनलाइन क्लास का भी तो रिजल्ट कोई देने का प्रोसीजर नहीं है कि ऑनलाइन क्लास का कोई रिजल्ट दिया जाए। जो आपके रेगुलर कोर्सेज हैं उनका रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा, इस ऑनलाइन क्लास का कोई रिजल्ट नहीं है। ठीक है, तो अब टाइम हो गया है, 10 बज चुका है। आज की क्लास अब यहीं पर समाप्त की जा रही है। हमने पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट तक देखा था। आप लोगों से बस यही कहना चाहेंगे कि इस क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेज दी जाएगी, आप उसको देखें। वहां पर वॉइस की दिक्कत आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगी, सब कुछ एकदम क्लियर समझ में आएगा। उस चीज को बार बार आप देखें और उसको समझें। बगैर अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को समझे हम जो है अकाउंटिंग का वर्क पूरी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। बाकी कल फिर आगे की कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, रिलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हम नेक्स्ट डे की क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जा रही है। थैंक यू वेरी मच।